ओके जी, गुड। यार हमारा तिलावत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब हमारा ये एक आखिरी जो है वो टॉपिक रह गया है, जो कि है कंपनीज एक्ट। इसको भी हम अच्छे से ख़त्म करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कंपनी लॉ में की हुई होंगी, हम यहाँ पे सिर्फ उसको ऑडिट की एक्सटेंट तक उसको सिर्फ कवर करेंगे और समझ के आगे बढ़ जाएंगे। सर डीएम में क्वेश्चन पूछा था आप, मैं बिल्कुल अभी जवाब दे देता हूँ क्लास के बाद आपको, बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। सही है बीबा? अच्छा वैसे ये बता दो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, कल के लिए रेडी हो? अभी मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा रदर देन आई आस्क सॉले कि वो सवाल बनाया, मैंने खुद बना दिया। मुझे 5 घंटे लगे, बट मैंने सवाल बनाया अच्छे से, जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि रिस्क भी छुपाऊँ और उसमें आपको रिस्पॉन्सेज भी लिखने होंगे। सही है जी? तो इंशाल्लाह जब कल आप ये क्विज़ देंगे या जो भी हमारा रिवीजन सेशन इसको अटैम्प्ट करेंगे, आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपसे चीज़ें पिक होती हैं या नहीं होती है। तो उसके लिए यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट। सही है? तो मैं ऐसे खुद ही बना के दूंगा। मतलब मैंने सोचा है क्यों मैं बोलूँ उसको, मैं खुद ही बनाता हूँ ताकि उसमें क्वालिटी भी मेंटेन रखूँ मैं। सही है? तो कल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। सही है? तो हम एक एक चीज़ पे बहस भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। आप मुझसे पूछिएगा कि हम इसमें ये लिख सकते थे, तो सारी बातें देखेंगे उसमें। सेट है? चलें जी, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। बिल्कुल चलें जी, बिल्कुल फोकस के साथ। हमने बोला कि यार आपको पूरा कंपनी लॉ नहीं करना, आपने कंपनीज एक्ट के कुछ वो प्रोविज़न करने हैं जो कि ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसमें कुछ फजूल चीज़ें भी हैं जो आपके कोर्स में ऑडिट में डाली गई हैं, जैसे कि जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि पहला ऑडिटर कब अपॉइंट होगा। यानी कंपनी बनी, इसको बातों बातों में करते हैं, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई थी, मैंने उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करके थोड़ा आसान करने की कोशिश की है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फजूलियात है बट क्योंकि कोर्स में तो हम कंप्लीट करके चलते हैं। मैंने कहा चलो एक बार रिकॉर्ड भी हो जाएगा अच्छे से। हमने कहा वो कंपनीज एक्ट का एक प्रोविजन आपके कोर्स में डाल दिया ऑडिट के कि भाई पहला ऑडिटर कब अपॉइंट होगा। पहले ऑडिटर का मतलब ये है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई। अच्छा जब कंपनी बनने लगती है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा ही है। वो कहता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, उसके 90 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए कौन सा ऑडिटर? पहला ऑडिटर। अब मुझे बताओ ये जिम्मेदारी कंपनी की है या ऑडिटर की है? कंपनी की है। व्हाई द हेल वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस इन ऑडिट? डाल दिया तो डाल दिया, हम रिकमेंडेशन देंगे कि अगली बार इसको निकाल दिया जाए। कुछ प्रोविजन है काम के हैं, कुछ तो फजूल है। ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना यार, ये जिम्मेदारी कंपनी की, तो कंपनी लॉ में करना होगा ना आपको, ये कंपनीज एक्ट में जो भी आप उसका पेपर देते हैं। खैर 90 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और वो अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर्स। ये आपके सामने बोर्ड अपॉइंट करेगा, ऐसा ही है। चलें जी, हमने कहा जब पहले ऑडिटर अपॉइंट हो गए कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो वो पहला ऑडिटर अपनी जगह कब तक बनाए रखेगा? कब तक बनाए रखेगा? तो यहां पे हमने लिख दिया है कि वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा। यहां पे ऑफिस का मतलब है एट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर। वो होल्ड करेगा कब तक? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, फर्स्ट एजीएम तक। कोई तुम में से बताए कंपनीज एक्ट में एजीएम के सेक्शंस आपने किए होंगे, सोच के बताना। पहली एजीएम की डेडलाइन क्या होती है? 16 महीने, बिल्कुल सही। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी एक तो 12 महीने का टेन्योर हो गया। उसके बाद भी आपके पास कितने महीने होते हैं? 4 महीने, ऐसा ही है। अच्छा और जो वेरी गुड, अब एक ही चीज़, ये तो पहला हो गया ना, ये तो पहला साल हो गया ऑडिटर का, ऐसा ही है। पहला ऑडिटर अपॉइंट हुआ कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज में। कब तक रहेगा? एजीएम तक। अब एजीएम पहले भी हो सकती है और अपने टाइम पे भी हो सकती है, बट वो 16 महीनों में हो जानी चाहिए, 16 महीनों में हो जानी चाहिए। अच्छा अब पहला साल खत्म हो गया, पहला साल खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल अगर ईवाई ने ऑडिट किया, पहला साल अगर ईवाई ने ऑडिट किया, तो अब एक साल खत्म हो गया, अब ईवाई की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ बताऊंगा। पहला साल खत्म हो गया, पहले साल की रिपोर्ट देने के बाद, इशू करने के बाद अब ईवाई की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो चुका है। अब
जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या कहेंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मैंने कहा भाई अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, पर वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर या तो ईवाई ही होगा या तो कोई और होगा। वापस से, या तो वो ईवाई ही होगा या तो वो कोई और होगा। पर कहने का, समझने का मतलब यह है कि जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा तो जिस एजीएम में हमारा टाइम खत्म हुआ उसी एजीएम में दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होगा, या तो हम वापस से या तो कोई और ऑडिटर। बट हम वापस से होंगे या कोई और ऑडिटर होगा, वो रिकमेंडेशन मैनेजमेंट नहीं कर सकती। वो रिकमेंडेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे शेयर होल्डर्स को कि भाईजान हमारी तरफ से, क्योंकि हम गवर्नेंस देखते हैं, ये ऑडिटर अच्छे लोग हैं, इनको अपॉइंट करें। अब अपॉइंट करना या ना करना ये किसके हाथ में? शेयर होल्डर्स के हाथ में। पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो हमने ये कह दिया ऑल टुगेदर कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स भी एजीएम में अपॉइंट होंगे, क्योंकि पहला टेन्योर तो खत्म हो चुका है, अब दूसरा टेन्योर शुरू होगा। पर वो फिर कहाँ पे अपॉइंट होंगे? एजीएम में। और एजीएम में भी एट अ रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उन्हीं की इंटरेक्शन होती है ना। शेयर होल्डर तो कब मिलता है? जब एजीएम होती है, तो वहाँ पे सवालात पूछे जाते हैं। शेयर होल्डर तो तब मिलेगा। तो शेयर होल्डर को कौन बताएगा कि हमें ये ऑडिटर चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा ये बताओ, कानून ने, लॉ ने ये रिकमेंडेशन की पावर मैनेजमेंट को क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर उसने, ऑडिटर ने कोई गलतियां निकाली तो वो तो बोलेगा हर साल चेंज करो, हर साल चेंज करो। चलो मैं तुम्हें एक और 2-3 प्रोविजन सिखाता हूँ, इसके आगे हैं बट हम बात से बात निकाल के इसको कवर कर लेते हैं, सही है, ताकि टाइमली कवर हो जाए। होता ही है कि अभी ईवाई फर्म, ये कंपनी चाह रही है या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस चाह रही है कि ईवाई को हटा के पीडब्ल्यूसी को लेके आया जाए या केपीएमजी को लाया जाए। तो ऑडिटर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ऑडिटर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर आपने ऑडिटर चेंज करना है ना, तो आपने पहले SECP को इन्फॉर्म करना होगा। सिक्योरिटीज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या करना होगा? इन्फॉर्म करना होगा, अलॉन्ग विद द रीजंस के वो चेंज क्यों हुआ। अच्छा, उसके रीजंस मल्टीपल होते हैं कि भाई 5 साल हो चुके हैं, फैमिलियरिटी का मसला है तो वो जा रहे हैं, नया आ रहा है। SECP को डाउट होता है कि भाई पहला वाला क्यों जा रहा है। पहला वाला हो सकता है वो विड्रॉल के लिए हो, उसने बस आखिर में प्रैक्टिकलिटी, पॉसिबिलिटी देख के, रिपोर्ट देख के निकल गया हो। तो SECP को अवेयर होना होता है कि भाई ये चल रहा है तो क्या चल रहा है, ऐसा ही है। फिर उसी के अंदर 1-2 चीज़ें और सिखाता हूँ तुम्हें। उसी के अंदर जब ये प्रोविजन है, सारे लॉ के ना, मैं आगे उसको रीड भी करवाता हूँ, थैंक यू। उसी के अंदर प्रोविजन भी हैं। वो कहता ही है कि जब आप ये डिसाइड करते हो ना कि आपका रिटायरिंग ऑडिटर और नया ऑडिटर अलग अलग होंगे, आपका रिटायरिंग ऑडिटर, नया ऑडिटर अलग अलग होंगे। जो नोटिस जाता है ना एजीएम का नोटिस, उसके अंदर ये बात लिखी जाएगी एजेंडा में। नोटिस के अंदर क्या जाता है? एजेंडा जाता है ना। तो उस नोटिस के अंदर ये बात लिखी जाएगी, पहले से अवेयर किया जाएगा कि हम इस मीटिंग में ऑडिटर को चेंज करना भी प्रपोज करेंगे। फिर वो कहता है ये तो ये बात हो गई। फिर कुछ शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं 10% या उससे ज़्यादा, 10% या उससे। वो चाहते हैं कि भाई हमारी पसंद का ऑडिटर है, क्यों? क्योंकि भाई उसके 10% स्ट्रेक लगा हुआ है। वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है 7 दिन पहले। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। वो 7 दिन पहले रिक्वेस्ट करेगा, बोलेगा कि भाईजान ये नोटिस में डालो कि हमारी तरफ से ये प्रपोजिशन है। फिर वो तो जाहिर सी बात है, जब मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो अपॉइंट हो जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ रही है? तो ये कहानी हो गई। पर ये सब कब हो रहा है? जब हम ऑडिटर को क्या करेंगे? चेंज करना चाहेंगे। बात क्लियर है? आगे ये तो हो गया ये। फिर जब बोलता है कि आपने जब ये डिसाइड कर लिया ना, चाहे मैनेजमेंट के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने या उस शेयर होल्डर ने जो 10% या उससे ज़्यादा रखता है, फिर वो कहता है कि भाई जब 10% या उससे ज़्यादा रखता है ना, ये बात जो आप चेंज करने की कर रहे हैं ना, ये आप ऑडिटर को पहुँचाएँ और ऑडिटर को बोलें कि आप अपनी इस पे रिप्रेजेंटेशन दें कि आपको कोई मसले मसाइल तो नहीं है। ये कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी? ऑडिटर को। किसको इन्फॉर्म करेगी? और ऑडिटर मीटिंग से 2 दिन पहले एक खत लिखेगा, मीटिंग से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मिनिमम है
कि खत लिखेगा जिसमें मेरी रिजर्वेशंस ये हैं या मुझे कोई मसला नहीं है, और वही रिप्रेजेंटेशन एजीएम में रीड की जाएगी, वही रिप्रेजेंटेशन एजीएम में रीड की जाएगी कि भाई अगर पुराने ऑडिटर को हटाया जा रहा है तो क्या कोई सीरियस कंसर्न्स तो नहीं थे, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी ना कि तुम भी बोलो कि तुम्हें तो कोई इशू नहीं है। और यूजुअली होता नहीं है, वो टेन्योर पूरा हो रहा होता है या फिर हम खुद एग्जिट कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है। पर अगेन कानून क्या एक के लिए बना है, सबके लिए बना है, सबके लिए बना है। तो दिस इज हाउ यू प्रपोज टू चेंज अ ऑडिटर। तो मैंने इस बात से बात को मिला दिया। चलो खैर, हमने कहा एक टेन्योर पूरा हुआ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा, तुम लोग मुझे बताओगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? एजीएम में। और फिर जब एजीएम में अपॉइंट हुआ तो वो कब तक रहेगा? अगली एजीएम तक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम रीड कर लेते हैं। एट ईच एजीएम, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? एट ईच एजीएम बाय द कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द ऑडिटर। यानी बात तो ये हो गई कि आपने बोला कि भाई हम पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, पीडब्ल्यूसी से आपने पूछा ही नहीं है, तो क्या सारी बातें बेकार हो जाएंगी? यस। तो आप जब इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे ना, तो आप फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा एक क्लाइंट का साल खत्म हुआ, तो वहाँ का सीएफओ, वहाँ की मैनेजमेंट हमें बोलती है भाईजान कंसेंट दो, 2 स्टार विद गवर्नेंस कह रहे हैं, आपकी कंसेंट लेके दें हम उनको। मैंने कहा कंसेंट क्यों चाहिए? उसने बोला भाई कंसेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हम आपको रिकमेंड करेंगे तो आपकी तो रजामंदी होनी चाहिए ना। व्हाट इफ मैं कह दूँ मेरी रजामंदी नहीं है, हमारे पार्टनर्स मना कर दें कि हमारी रजामंदी नहीं है, तो क्या वो हमें रिकमेंड कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वी आर नॉट विलिंग टू बी द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। बात सीधी सी है। तो उसके लिए क्या लाजिम होना चाहिए? कंसेंट। तो इसका सिनेरियो ऐसे आ सकता है कि वो आपको बोलेगा कि करंट ऑडिटर्स सही हैव बीन रिटायर्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड द सेम ऑडिटर टू बी द ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, और वो चुप हो गया, तो इसमें क्या मिसिंग है? कंसेंट। तो आप बोलेंगे बिफोर रिकमेंडेशन बोर्ड शुड टेक कंसेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर्स टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ये बताना होगा बस। तो कंसेंट इज नेसेसरी, कंसेंट इज, तो यहाँ पे ये प्रोविजन आप पे अप्लाई होता है कि आपने कंसेंट देनी, अदरवाइज आप अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी रजामंदी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लैरिटी है जी? नहीं, रिटायर्ड ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन तो वो देगा ना, उसको कहा जा रहा है ना कि हम आपको हटा रहे हैं। 7 दिन पहले तो मेंबर्स हैं, 7 दिन पहले तो वो मेंबर्स हैं जिनको मस्ती है कि हमारे वाले ऑडिटर आएंगे। 2 दिन पहले तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, वो खत लिखेगा रिप्रेजेंटेशन का, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी ना कि आपको कोई रिजर्वेशंस तो नहीं है, तो क्योंकि शेयर होल्डर तो पूरा साल कंपनी में नहीं बैठा हुआ, तो हर एक शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि पुराना ऑडिटर अगर जा रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं। आइदर फैमिलियरिटी थ्रेट, आइदर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जो भी है उस वजह से जा रहा है तो वो लिख के देगा। और अगर कोई सीरियस कंसर्न होंगे, अकाउंटिंग इश्यूज होंगे, रिस्क ज़्यादा होंगे, तो वो बता देगा, बोलेगा हम तो 2 स्टार विद गवर्नेंस को भी बताते हैं, क्या उन लोगों ने नहीं बताया आपको? तो वो बात खुल के सामने आ जाती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, रेगुलेटर। कोई सवाल? हाँ देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 2 स्टार विद गवर्नेंस का मतलब क्या है? सेम है, परसेंट इंटाइटल्ड विद द गवर्नेंस ना। तो गवर्नेंस कौन कर रहा होता है? डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? आपस में उनकी वोटिंग होती है, तुमने पढ़ा होगा, ऐसा ही है ना। चलें जी, जिनको अपॉइंट करना है उनसे कंसेंट लेना है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर हम प्रीवियस ऑडिटर से क्वेश्चंस कब करेंगे? बीओडी को कंसेंट देने से पहले नहीं। देखो कंसेंट तो हम दे देते हैं, कंसेंट तो हम दे देते हैं कि भाई कंसेंट करनी है, पर जो हमारी बातचीत शुरू होगी वो इस भाई, जब मैं अगर रजामंद हूँ उससे बात करने से पहले तो कंसेंट तो दे दी ना मैंने। पर हम पता है क्या लिख के देते हैं? तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम लिख के देते हैं कंसेंट में कि कंसेंट इज सब्जेक्ट टू अ सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ इंटरनल प्रोसीजर्स। आइडियली पता है क्या होना चाहिए? आप कंसेंट तब देंगे जब उससे पहले आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से बात कर चुके होंगे, तभी तो आप रजामंदी देंगे ना कि मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। तो क्या क्लाइंट एक्सेप्टेंस में आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, देखेंगे ना कि क्या ये कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये करेंगे कि देखेंगे क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस है, रिसोर्सेज हैं कि ऑडिट परफॉर्म हो पाएगा
या नहीं हो पाएगा, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या मुझे प्रीडिसेसर ऑडिटर को मैं खत लिखूंगा, उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू नहीं करूंगा, अभी सिर्फ वो खत लिखूंगा। डू यू नो एनी प्रोफेशनल रीजंस दैट व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट? अगर वो बोलता है कोई मसला नहीं है तो मैं कंसेंट लेटर दे दूंगा। रिस्क असेसमेंट इसके बाद शुरू होगी, एंगेजमेंट लेटर इसके बाद बनेगा। बात क्लियर है? न्यास क्लियर है? जल्दी बता दो। अच्छा, ये दुबा कह रही है सर अगर फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल ईवाई ने ऑडिट किया क्लाइंट का एंड सेकंड ईयर भी बीडीओ ने भी, अच्छा बीडीओ ने सॉरी बीओडी ने ईवाई को ही अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या ईवाई से दोबारा कंसेंट लेंगे? यस, बिल्कुल। कंसेंट इज नेसेसरी फॉर ईच ईयर। यस, हर साल कंसेंट लाजमी है दुबा। सर डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, सही है? ओके, अब आगे। अब हमने कहा ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, आपने खुद भी बता दिया था मुझे, ये कब तक कंपनी के ऑडिटर रहेंगे? नेक्स्ट, ये देखो शुरू कहां से होंगे, देखो यहां पे मैंने तभी हाईलाइट भी किया हुआ है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल मीटिंग, यानी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है? अच्छा, फिर वो कहता है, ये तो सारे बेसिक प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि भाई हो सकता है, तुम लोग मुझे बताना, हो सकता है कि डायरेक्टर्स ने 90 दिन के अंदर अपॉइंट, तो फिर कमीशन अपॉइंट करेगा, SECP आएगा कि भाई अब तक क्यों नहीं किया। और एक मज़े की बात बताऊँ, जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो ना, तो SECP को इन्फॉर्म करते हो कि हमारे ऑडिटर्स ये हैं, तो अगर उनको इंटीमेशन नहीं गई होगी 90 दिन के अंदर, तो क्या वो अवेयर हो जाएगा और वो खुद आगे अपॉइंट कर देगा। तो इसमें ये भी प्रोविजन है। पेनल्टी होगी लेवल 2 की, अपनी जगह है, वो पेनल्टी तो होगी क्योंकि उसने वो परफॉर्म नहीं किया। भाई अगर कानून के हिसाब से नहीं किया, अनलेस के वो एक्सटेंशन के लिए खुद रिक्वेस्ट कर ले। बात समझ आ रही है? तो ये बात होती है आगे। इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई अगर ऑडिटर AGM में अपॉइंट नहीं हुए, तो ये सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है ना, तो अगर ऑडिटर AGM में अपॉइंट नहीं हुए तो फिर कौन करेगा? नहीं, कमीशन। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले को करते हैं ना, दूसरे में तो AGM में होते हैं। जब AGM में नहीं हुआ तो मतलब दोनों फेल हो गए ना, रिकमेंडेशन हुई भी तो अपॉइंटमेंट नहीं हुई, फटा हो गया, कुछ भी हो गया व्हाटसोएवर, तो कमीशन करेगा। बोलेगा भाई AGM में अपॉइंट होना चाहिए था, AGM के मिनट्स कहाँ सबमिट होते हैं? SECP में। तो जब AGM के मिनट सबमिट होते हैं उसमें तो वो हो ही नहीं होगा, कंक्लूजन ही नहीं आया होगा, तो वो बोलेगा भाई ना मैं खुद कर लेता हूँ, आपकी कोई नीड नहीं है। आगे फिर हमने कहा अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि भाई उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ गया या जो भी कुछ हो गया, उसको फिल करना चाहिए डायरेक्टर्स ने 30 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? यानी फॉर एग्जाम्पल भाई एक ऑडिट चल रहा था, हुआ ये कि अचानक से EY ग्लोबल ने मना कर दिया कि भाई आप ये क्लाइंट नहीं कर सकते, आप प्लीज विड्रॉ कर लें, रिस्क बहुत है, हमें नहीं समझ आ रहा। एक्सेप्ट हो गया था, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कैजुअल वैकेंसी आ गई। कैजुअल वैकेंसी की वजह दूसरी भी हो सकती है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट आ गया था, फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया था, CFO वाइफ थी वहाँ पे कर रहे थे ऑडिट, पता लग गया, तो क्या हम विड्रॉ करेंगे? यस, आप नहीं कर सकते ऑडिट, तो क्या इसकी वजह से दूसरी फर्म अपॉइंट होगी? यस। पर ये जो कैजुअल वैकेंसी है कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? 30 दिन के अंदर। और अगर 30 दिन में नहीं हुई तो कमीशन कर लेगा। बात क्लियर है? और आखिरी चीज कहता है कि भाई अपॉइंटेड ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया ऑडिटर, उसने पहले कंसेंट दी और भी बोल रहा है हम ऑडिट नहीं कर सकते, व्हाटसोएवर, उसको जो भी रिस्क लगे, उसके बाद रिसोर्सेस नहीं थे, आपने उसने रिकंसिडरेशन की, तो उसने ये भी क्वेश्चन रखा है कि भाई जब अपॉइंटेड ऑडिटर खुद ही विलिंगनेस नहीं है और किसी ने ऊपर वाले कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, ना डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, ना AGM में अपॉइंट हुआ, सही जी, और हमने कंसेंट देने से भी मना कर दिया, तो अब किसी ने भी कुछ नहीं किया, तो फिर कौन आ जाएगा? कमीशन। बोलेगा भाई मैं अपॉइंट कर रहा हूँ। तो ये भी जो बातें हैं ना सारी, ये रिलेट करती हैं किससे? कंपनी के साइड से। हम यहाँ पे सिर्फ ऑडिट में इसलिए उसने डाल दिया कि उसको ऑडिट का वर्ड दिख गया, ऑडिटर का वर्ड दिख गया, सही है? यहाँ तक कोई मसला? सिंपल बातें ये। पॉइंट C दोबारा बताते हैं। देखिए पॉइंट C का मतलब ये है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा है ना,
कि अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर वहाँ पे किसी सीनियर पोजीशन पे होगा तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आता है और फैमिलियरिटी थ्रेड भी आता है, बीवी हो तो इंटिमिडेशन थ्रेड भी आता है। तो उन सब के होने की वजह से अब आपने कहा कि हम ऑडिट नहीं कर सकते और फर्म में कोई और पार्टनर भी अवेलेबल नहीं था जो इतनी कॉम्पिटेंस रखता हो कि इस इदारे को देख सके। जैसे इंश्योरेंस, बैंक, हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। तो अब फर्म नहीं कर सकती ना, तो फर्म ने अल्टीमेटली हट जाना है ताकि इंडिपेंडेंस के इश्यूज हैं। तो अब जो जगह खाली हुई उस जगह को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब वो कैजुअल वैकेंसी कब फिल होनी चाहिए, कितने दिनों में? एंड इफ इट हैज़ नॉट बीन फिल्ड बाय द डायरेक्टर्स तो कमीशन आगे कर लेगा, यानी SECP। क्लैरिटी है दूबा? जल्दी बताएं। हाँ जी जी। कमीशन नहीं, हमें कैसे अपॉइंट करेगी? अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो मुझे कैसे अपॉइंट करेगी? तो नहीं कर सकती ना, कमीशन क्यों करेगी भाई? ये कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया, कमीशन बोल लिया, अब तू ही करेगा, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना मेरी जान, कमीशन तो तब। अच्छा तुम कह रहे हो कि हमने कंसेंट, दो बातें मिक्स नहीं करना। हमने कंसेंट नहीं दी, सही है, तो हम चाह ही नहीं रहे, तो वो हमें बोलेगा भी तो मैं उसको बोलूँगा सॉरी यार किसी और ऑडिटर से पूछ लो। हमारी तो विलिंगनेस नहीं है ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी और को भी अपॉइंट नहीं किया हो तो कमीशन ने हमसे पूछा करना चाहते हो, हमने बोला कर लेंगे भाई, पैसे ही चाहिए ना, कर लेंगे तो कर लेंगे। सेम पे अप्लाई नहीं हो सकता, सही है। अच्छा भाई, तो सर कंपनी के पास 30 दिन का टाइम होगा नेक्स्ट ऑडिटर को बुलाने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, 30 दिन का टाइम होगा नेक्स्ट ऑडिटर को बुलाने के लिए, नहीं अपॉइंट करने के लिए। तो ये भी याद रखना कि कंपनी के पास 30 दिन में उसको कंसेंट भी लेनी है, उसको प्रीडेसेसर ऑडिटर से खत लिखवा के बात भी करवानी है, सब ओके करके SECP को बताना है। तो उसके लिए से कितने दिन होंगे उसके पास? 30 दिन। अब ये रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली सिचुएशन बन जाएगी, कौन सी वाली फरिया, कौन सी वाली? हाँ जी देखो, रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली तो वो सिचुएशन है ना कि जैसे इन्होंने पूछा अभी मुझसे कि आप ही इतने अक्लमंद हैं और आप ही के पास इतनी नॉलेज या कॉम्पिटेंसीज है कि आप ही कर सकते हैं, तो फिर तो आपकी मजबूरी है। तो SECP को आप कहेंगे कि भाईजान, SECP आपको कहेगा कि आपको अगर यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करना है तो आपके पास ये कॉम्पिटेंसीज, आपके बगैर ये क्लाइंट नहीं हो सकता। तो आपके भले ही रिस्क असेसमेंट के जो भी मसले होंगे आप ऑडिट करें, और चाहे तो क्या आप एक वर्ड यूज़ नहीं करना ट्रू एंड फेयर व्यू का, याद है एंगेजमेंट लेटर में बताया था। तो एंगेजमेंट लेटर में कहता है ना कि मैं कोई ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा जो कि बता रहे होंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि मुझे तो भाई मसला ही लग रहा है ना, मुझे आज ही पता है कि स्कोप लिमिटेशन है। तो एंगेजमेंट लेटर में हम लिख देते हैं ना, और फिर हम एक और पैराग्राफ डाल दे, कोई मुझे बताए EOM क्या बताता हूँ EOM में? नहीं वो तो फ्रेमवर्क था ना, उसके अलावा भी बताता हूँ ना कि मैं ये भी डिस्क्लोज करता हूँ उसके अंदर कि मैंने इसको ऑडिट को एक्सेप्ट क्यों किया। मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो, हाँ वेरी गुड, तो वो पूरी कहानी वहाँ से जुड़ी हुई है, सही है। रिक्वायर्ड बाय लॉ था बट अनएक्सेप्टेबल था, बिल्कुल। OMP का पैराग्राफ आएगा सर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट पे भी, तो वो तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है ना। अच्छा ये तुबा कह रही है वैसे कंपनी की तो गलती नहीं है ना इसमें, अगर ऑडिटर ने लीव कर दिया फिर 30 दिन, तो देखो लीव करने की वजह होगी ना, लीव करने की वजह होगी। लेट से उसको कोई फ्रॉड के केसेस मिले, उसको कोई फ्रॉड के केसेस मिले और उसके लिए प्रैक्टिकल भी था, पॉसिबिलिटी भी था, उसने बोला कि भाई मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बिग 4 वहाँ से भाग जाती है और फिर कोई छोटी फर्म आके उसका फिर ऑडिट करती है, वो अपना टाइम लगाती है, हम अपने नाम को डैमेज नहीं करना चाहते तो वो करती हैं, ऐसा होता है। पर वो भी कितने दिनों में अपॉइंट होते हैं? 30 दिनों में होता है ना ऐसा। तो दुबा कह रहे हैं सर कंपनी की क्या गलती है? भाई कंपनी की गलती ये है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व रही थी। अब जैसे मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी जहाँ पे मैंने फ्रॉड पकड़ा, तो हो सकता था मैं विड्रॉ कर देता, पर क्या हमने विड्रॉ किया या अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी समझ के रिपोर्ट किया? रिपोर्ट किया, उन्होंने आके पूरी मैनेजमेंट को फारिग कर दिया, तो क्या अब गवर्नेंस सही हो गई? यस। पर अब मुझे ये पता है ना कि जो भी लेजर्स में ये जहाँ जहाँ मसले हैं या जितना भी कचरा है वो हमें साफ़ करना है, तो हमने अपनी रिसोर्स क्या लगा दी? ज़्यादा लगा दी। हो सकता था हम विड्रॉ कर लेते, तो चीज़ें तो सही हो गई ना, पर अब जो गंद हुई हुई है उसको साफ़ करने के लिए भी तो कोई और ऑडिटर ही आएगा ना, तो हमारी जगह पे कोई और अपॉइंट होता, पर अगर हम चले जाते तो वो क्या क्रिएट होती? कैजुअल वैकेंसी। ये बात है। तो सिचुएशंस कैन बी मैनी, कहने का मकसद ये है, सही है जी।
हाँ ऐसे होता है, वर्किंग डेज होते हैं। अच्छा भाई सर, तो अब इन 30 डेज में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे, लाइक अपॉइंट वही करेंगे या बीओडी? बीओडी सर, अगर रेगुलेटर हमें रिपोर्ट करे तो ईओएम कैसे आएगा, वो फिर से एक्सप्लेन करने। रेगुलेटर हमें रिपोर्ट करे? आपने नहीं देखो मोइज, आपने वो जो है हमारे इंगेजमेंट लेटर के लेक्चर्स लिए हुए? सवाल, पहला सवाल ये है, जल्दी बताओ मोइज, इंगेजमेंट लेटर के लेक्चर लिए हुए? इंगेजमेंट लेटर कवर किया हुआ है? अरे भाई इंगेजमेंट, हाँ ये लिए हुए ना, ओके। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि जब हमने वहाँ पे सीखा था कि आपके लिए एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, या मैनेजमेंट आपको कह रही है वो जो प्रीमाइज है ऑडिट के प्रीमाइज याद है कि मैनेजमेंट एग्री करे कि वो मुझे डेटा देगी, हर एक बंदे पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगी, और जो हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे उसके जवाब मुझे मिलेंगे। अगर ये कहीं अवेलेबल नहीं है तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो मैं कहता हूँ अगर रेगुलेटर ने मुझे अपॉइंट कर दिया तो मजबूरन मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। देन आई नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाई आई वुड हैव एक्सेप्टेड दिस एंगेजमेंट, जबकि मुझे करनी नहीं चाहिए थी। ऐसा ही है, तो वो तो कंपलसरी कंटेंट है उसका, तो अगर मैंने किया है तो ये बात मैं बयान करूँगा। क्लैरिटी है? तो दो बातें थी उसके अंदर, एक फ्रेमवर्क के ना एक्सेप्टेबल होने की, दूसरा प्रेमाइज के पूरा ना होने की। दोनों प्रेमाइज में आते हैं, सही है? ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से सारे बच्चे। ओके गुड, वेरी गुड। चलें, अब वो बोलता है कि भाई जो रेम्यूनरेशन है, पैसा है, नहीं लेंगे ना, अभी तो बताया एलिजिबल नहीं लेंगे, बीओडी कर देगा खुद। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो क्या फ्री में करोगे या पैसे दोगे? पैसे दोगे। तो वो कह रहा है कि भाई अगर कंपनी अपॉइंट कर रही है तो कंपनी तो सब्सिक्वेंट को करती है, तो उसकी रेम्यूनरेशन वो डिसाइड करेंगे, यानी शेयर होल्डर्स। रिकमेंडेशन ऑब्वियसली किसकी तरफ से जाती है? बोर्ड की तरफ से। अच्छा, अगर बोर्ड खुद अपॉइंट कर रहा है तो बोर्ड डिसाइड करेगा, वो फर्स्ट ऑडिटर वाली बात हो गई। अगर कमीशन अपॉइंट कर रहा है तो बोलेगा जब मुझे ही जिम्मा लेना है तो मैं देखूंगा, पर वो ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है कि भाई वो देखता है कि पिछले ऑडिटर से कम होनी, ये कहाँ का असूल है पिछले ऑडिटर से कम नहीं होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स का, तो वो देख के करेगा। ऐसा तो नाजायज़ तो वो खुद भी नहीं करेगा ना। बात क्लियर है? वाले मतलब यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, आगे। अच्छा, अब ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं खाली रीड कर रहा हूं, सही है जी? क्योंकि मैंने कहा था ना दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, पर हम कहानियों में करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। देखो लिखा हुआ है रेजोल्यूशंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रेजोल्यूशन थ्रू अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। देखो वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पास होगा? रेजोल्यूशन। तो उसका क्या जाना चाहिए? नोटिस। क्या जाना चाहिए? क्या यानी अभी आपको ये बात बताई थी, ये दो, आ नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ कंपनीज एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। वो क्या ये रहा है कि अगर आपको पिछले के मुकाबले में नया ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या जाएगा? नोटिस जाएगा। एजीएम में जाएगा, एजीएम से पहले जाएगा? पहले जाएगा। अच्छा, एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? वेरी गुड, 21 दिन पहले। यहाँ तक बात हम सही है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया होगा कि ये करना है, ऐसा ही है। चलें जी, ओके गुड। कंपनी लॉ भी पूरी फर्म पे लगेगा या सिर्फ पार्टनर पे? वो तो कंपनी लॉ तो अभी तो जो भी लग रहा है वो तो कंपनी पे लग रहा है। अभी तक हमने यहाँ पे कोई पार्टनर की बात की है? मैंने आपको आते ही क्या बताया क्लास में, ये अभी कंपनी लॉ की बातें कंपनी वाली चल रही हैं, पता नहीं ऑडिट में क्यों डाल रही हैं। सही है, तो वो हम कवर कर रहे हैं क्योंकि कोर्स में। सही है, चलिए जी आगे। हमने कहा अब मेंबर, एक मेंबर हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो या उससे ज़्यादा, क्योंकि नॉट लेस देन का मतलब है मिनिमम 10 या उससे ज़्यादा। will be entitled to propose any auditor for appointment whose consent has been obtained by him। ये बताई थी ना मैंने कहानी।
कि अगर मेंबर भी चाहे जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो, फॉर एग्जांपल आप एक XYZ छोटे ऑडिटर को अपॉइंट करके बैठे हुए हो, वो 10% वाला शेयर होल्डर या 20% वाला शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाईजान मुझे तो एक सही तरीके का ऑडिटर चाहिए, तो मैं प्रपोज कर रहा हूँ एक बिग 4 को लेके आए। तो वे शेयर होल्डर्स जब एजीएम में देखेंगे तो एजेंडा में ये भी होगा, तो वो उसको भी कंसिडरेशन देंगे सब्जेक्ट टू कि उसका रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास हो जाए। ऐसा है क्या? मिनिमम 50% प्लस चाहिए होगा? यस। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होती है? 50% प्लस पे। और स्पेशल? पर स्पेशल रेजोल्यूशन होती है स्पेशल बिजनेस के लिए, ऐसा ही है ना? अच्छा, क्या कैपिटल का इशू होना स्पेशल बिजनेस में आता है? शेयर कैपिटल का इशू होना आता है? नहीं आता। शेयर कैपिटल का इशू होना, यस। और कौन सा आता है स्पेशल बिजनेस में? अपॉइंटमेंट नहीं, तो चार क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर स्पेशल बिजनेस है? ऑर्डिनरी है। हाँ जी, चार। चलो दो बता दो, एक और बता दो। एक तो मैंने शेयर कैपिटल की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना स्पेशल है ऑर्डिनरी है? स्पेशल है। बोला भाई तुम पढ़ के आए हो, मैं तो पता नहीं। सही है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। पर खैर नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट, बट अगर कोई कंपनी लॉ का पेपर दे रहा है तुम में से, तो तुम लोगों को तो बताना चाहिए ना। चलो खैर, दो और बता दो, सोच के बताओ जल्दी, दो और। हाँ जी, दो तो मैंने बता दिए, दो तो बताओ। हाँ जी, चेंज ऑफ नेम, वेरी गुड। चेंज ऑफ नेम पर वो मेमोरेंडम में भी आ जाता है ना, मेमोरेंडम के अंदर भी वो कवर्ड है। चलें, खैर सुने आगे फोकस के साथ। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और स्पेशल के लिए वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके। हाँ, बिस्मा कह रही है रियलिटी चेक दे रहे हैं आप कि हमें पता हो कि याद होना चाहिए। चलो खैर, कोई भी कुछ भी है, आगे। पहले बताओ दूसरे पॉइंट तक क्लियर है कि अगर किसी शेयर होल्डर को मस्ती है तो वो उसके पास वोटिंग पावर कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। पर उसने भी कंसेंट लेनी है, ऐसा नहीं कि कंसेंट नहीं लेनी, उसने भी कंसेंट लेनी है। आगे शेयर रिकमेंड करेगा। हाँ, अप्रूव तब होगा जब वो रेजोल्यूशन पास होगी। हाँ, तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं 10% लेके बैठा हूँ किसी कंपनी के अंदर और बाकी दिग्गज बैठे में सारे मिल गए एक जगह पे, सारे मेमन हैं, और बोल रहे हैं भाई हम तो छोटे ऑडिटर से भी काम चला रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, तो मैं बोलूँगा सही है भाई। अब जब तुम सब मेजॉरिटी विंस, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं देखो, रेजोल्यूशन विन कब होता है? 50% प्लस पे ना। तो 50% तो कहीं होता नहीं है, तो टाई होता है, पे शो ऑफ हैंड्स होता है। आइडियली वोटिंग कैसे होती है? सही है ना। और फिर अगर वो नहीं होता तो फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स की वोटिंग पावर से वो कर रहे होते हैं, तो वो मैकेनिज्म है ना पूरा। सही है। तो ये तो नहीं है ना कि तफरी करने बैठे हुए एजीएम के अंदर 50 तेरे 50 मिनट लव है आपस में कि भाई नहीं मेरा ऑडिटर तेरा ऑडिटर, ऐसा नहीं होता ना। या तो होगा या तो नहीं होगा। सही, हम इलाके के दोस्त हुई ना बैठे हुए एजीएम के अंदर, तू भी 50% हो जाइए, हम बढ़ा कर देंगे आपस में, ऑडिटर ही नहीं लाएंगे। चलो अगर ऑडिटर नहीं भी आया तो फिर 30 दिन बाद कौन आ जाएगा? कमीशन एसएससीपी आएगा बाबू, किधर? तो वो तीसरा ले आएगा, ना तुम्हारा ना तुम्हारा। हो सकता है वो 10% वाले की बात मान ले। फिर रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को, मजबूरी है उसकी भाई। तभी तो ये गवर्नेंस का प्रोसेस है ना, कि आपस में फटे कर रहे हैं। बोले एसएससीपी को बोल रहे हैं आपस में लड़ाई हो गई थी इसलिए अपॉइंट नहीं हुआ, तो बोलेंगे भाई हो गई तो सही है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं ले आता हूँ तुम्हारे पड्डे के बीच में। क्लियर है? चलो ओके, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद वो कह रहा है वेयर एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर इज प्रपोज टू बी द अपॉइंटेड ऑडिटर, द रिटायरिंग ऑडिटर विल हैव अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात बताई थी मैंने? द रिटायरिंग ऑडिटर विल हैव द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन देगा इन राइटिंग टू द कंपनी एट लीस्ट 2 days बिफोर। बता दी थी ये बात। चलें जी, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग सच रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड आउट एट द मीटिंग बिफोर टेकिंग अप द एजेंडा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर।
अच्छा वो क्यों कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो मीटिंग में ना एजेंडाज होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, बिजनेस एक्विजिशन पे बात करेंगे, लोन्स पे बात करेंगे, रिकवरीज पे बात करेंगे, तो सारी बातें होती हैं। उसमें से वन ऑफ द एजेंडा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो वो वहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी, वो रीड करता है, नाउ द एजेंडा पॉइंट इज 7 एंड वी आर डिस्कसिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। पर बिफोर डिस्कसिंग, बिफोर अनाउंसमेंट कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात होनी चाहिए, पहले वो रिप्रेजेंटेशन पर ही जाएगी। क्योंकि अगर उसमें कुछ ऐसी बातें बोल दी कि मैनेजमेंट ये नाजायज़ बातें कर रही होती है, कंट्रोल्स नहीं है तुम्हारे, और हमारे जब उससे इख्तलाफात हुए तब जाके वो चाह रही है कि हम उससे रिटायर हो रहे हैं, तो क्या वो एजेंडा आइटम ही रद्द हो जाएगा? तो वो बोले टाइम ज़ाया नहीं करना ना, पहले वो तो सुन लो उसकी वो क्या कह रहा है। अगर वो वेल विशेस दे रहा है कि वी विश ऑल द बेस्ट टू द कंपनी फॉर द फ्यूचर बिजनेस ये वो, तो फिर तो बात सही है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्लैरिटी है? आगे तो उसने कहा कि भाई वो बिफोर द एजेंडा आइटम रीड होना चाहिए। क्लैरिटी है? आगे फिर हमने कहा हाउएवर वेयर सच रिप्रेजेंटेशन इज मेड it will be mandatory for the auditor or a person authorized by him writing to attend the general meeting। यानी ऐसा नहीं हो कि उसने रिप्रेजेंटेशन दी और ऑडिटर को बोल दिया हाँ जानी तुम्हारा रीड कर लिया है, बेफिक्र रहो। ऐसा होना चाहिए या ऑडिटर को खुद भी मौजूद होना चाहिए? खुद भी मौजूद होना चाहिए। सही है? आगे बोला एवरी कंपनी शेल विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर सेंड टू द रजिस्ट्रार intimation thereof together with the consent in writing of the auditor concerned। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर नया ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जहाँ पे वो शेयर होल्डर रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन कर रहा होता है आपका, वो सारे आपके मैटर्स देख रहा होता है, तो उसको आपने इंटीमेट करना है कि भाईजान हमारे नया ऑडिटर आ चुका है, उसकी कंसेंट ये है। बात क्लियर है? तो उसको हम कहते हैं कंपनी का रजिस्ट्रार। कंपनी का ये एससीसीपी का ही एक वो होता है बंदा जो सारी मामलात को डील कर रहा होता है एससीसीपी के लेवल के ऊपर, पर आपको एक असाइंड होता है रजिस्ट्रार कि भाई आपने इसको भेजना है, वो कंपनी का रजिस्ट्रार कहलाता है। आपने लॉ में 10 बार देखा होगा कि अगर हमें शेयर होल्डर रजिस्टर की अपडेट देनी है तो हम उसको बता रहे होते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वो आपका ऑल टुगेदर शेयर रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा होता है कि कितने कितने किसके पास शेयर्स हैं, क्या ट्रेडिंग हो रही है, वो अपडेट हो रहा होता है। ऑल अब तो खैर ऑनलाइन ज़माना है तो सीडीसी में एक्टिवली वो ट्रेड हो रहा होता है, तो वहाँ पे दिख भी रहा होता है। यस बिल्कुल, हमारा नहीं होता, हमारा होगा तो फिर हमारे लिए काम करेगा ना, तो तभी तो बोलते हैं किसको बताओ, रजिस्ट्रार को बताओ। अच्छा भाई, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, वो क्या ये राय कर द ऑडिटर और ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड और द मेंबर्स इन एन एनुअल जनरल मीटिंग में बी रिमूव थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज ऑल्सो अ स्पेशल बिजनेस। यार मतलब ऑडिटर को हटा रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम वैसे ही हटा दोगे। तभी मैं तुमसे पूछा था बताओ कौन कौन से स्पेशल बिजनेस होते हैं। हाँ हाँ, और रिमूवल स्पेशल पे। तो ये बात याद रखना कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सही है? अच्छा इसलिए क्योंकि जब आप उसको रिमूव कर रहे हो, यहाँ पे ये रिमूवल वो नहीं है, यहाँ पे ये रिमूवल वो नहीं है कि जो उसका टेन्योर खत्म हो गया। यहाँ पे रिमूवल ये है कि टाइम से पहले कटा रहे हो उसको। देखो ना यहाँ पे द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर्स इन एजीएम मे बी रिमूव थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, पर ये टाइम से पहले का कटाना है, तो कोई वजह होनी चाहिए ना, कोई वजह होनी चाहिए, तो वो वजह होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। पर अगेन यही बात है कि अगर आपने उसको वक्त से पहले हटाया है तो इसकी पहले इंटीमेशन किसको जाएगी, एससीसीपी को, कमीशन को। उसको आपने बताना है वजाहत के साथ कि भाई वजह बतानी है, वजाहत करनी है अपनी उसकी कि भाई आपने उसको हटाया क्यों है, ताकि एससीसीपी इन फोर्स इन एक्शन आ जाए। आपको पता है 10 बार ऐसा होता है, मैंने आपको नहीं सिखाया था इंटीमिडेशन साइड कि क्लाइंट कहता है आपको निकाल दूंगा मैं, तो पता है ऑडिटर यहाँ से प्रोटेक्टेड है, ऑडिटर कहता है निकाल सकता है निकाल, एससीसीपी को तुम्हें ही जवाब देना है, मैं तो बाद में जवाब दूंगा, पहले किसको जवाब देना है, एससीसीपी को। बता देना डेटा नहीं दे देते, पेनल्टी किसको लगेगी, आपको लगेगी। कैजुअल वैकेंसी आपने फिल करनी होगी, बोलो हमारे बाप को कुछ नहीं जाता, बता दो निकाल दो। तो यहाँ पे हमें जो लीगल प्रोटेक्शन मिली है किससे मिली है, एससीसीपी से। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी बताओ। ये तो लॉ का चैप्टर बना दिया तुमने, मुझे तो पता नहीं, लॉ पढ़ा रहा हूँ मैं अभी बैठ के। चलें ओके आगे। अच्छा मैं राइट्स ऑफ ऑडिटर पे भाई खुदा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा,
ये वही राइट्स हैं जो तुम एंगेजमेंट लेटर में लिखते हो, ये तुम्हें लॉ ने प्रोटेक्ट कर दिया, खुदा के वास्ते इसको रीड कर लेना। सही है, ये था तुम्हारे सामने, कुछ भी। अच्छा है क्या, देखो, एक्सेस ऑल द टाइम्स कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अगर कोई ब्रांचेस से डेटा आता है तो वो भी मुझे दे देना। ये सारी वही बातें हैं जो हम एंगेजमेंट लेटर में लिखते हैं। इस पर टाइम वेस्ट करूँ मैं तुमसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, ये सब याद करने वाली बातें हैं कि भाई ये हमारे राइट्स हैं। कि मैं किसी डायरेक्टर से पूछूंगा, कोई पर्सन सही है जो अकाउंटेबल होगा कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, वाउचर्स के लिए, सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, अगर उससे बात करनी तो मैं कर सकता हूँ। टाइम ज़ाया करना है इस पर, सिर्फ रीडिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है। तुम देख लो, जो बताना था वो बता चुका हूँ मैं, मतलब एक थियोरेटिकल पार्ट है ना, देख लेना इसको, ये कह रहा हूँ बस। सही है कि वो देख लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस ऑफ कॉपीज बोल रहा है, मैं कॉपी एक्सट्रैक्ट बना सकता हूँ, फोटो कॉपी ले सकता हूँ। फोटो कॉपी तो इसलिए लूंगा ना क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ऑडिट एविडेंस लेना है, तो लॉ ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आपका सवाल सिर्फ यहाँ पे ये होना चाहिए, सर लॉ ने जब प्रोटेक्ट कर दिया तो वो एंगेजमेंट लेटर में मना क्यों करता है? याद है प्रेमाइस, जब लॉ ने आपको इख्तियार दिया है तो ये इसलिए कि लॉ ने तो इख्तियार दे दिया, अब क्लाइंट अपनी मस्ती कर रहा होता है कि भाई मैं आपको डेटा नहीं दे रहा, तो मैं बोलूँगा एक तो आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ है, दूसरा मेरे पास लीगल राइट है, और वो किसने दिया है? लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ। तो मैं बोलूँगा भाई ये सेक्शन देख लो। और बाज़ औक़ात हम एंगेजमेंट लेटर में लिख भी लेते हैं कि हमारे पास वो पावर्स दें जो कि सेक्शन में बताई हुई हैं, तो हम बता देते हैं उसको, तो वो भी कहता है कि हाँ भाई जब कानून ने इसको पावर दी थी तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। बात क्लियर है? तो ये वो राइट्स हैं जो ऑडिटर के बनते हैं। सही है, देखो ये लिखा हुआ क्या है, इफ एनी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रिफ्यूजेस और फेल्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी बोल रहा है वो आपको मना कर रहा है और उसके पीछे कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंफर्मेशन भेजनी थी, कंफर्मेशन का चैप्टर याद है, आपको कंफर्मेशन भेजनी थी और वो कह रहा है भाई मेरा उससे डिस्प्यूट चल रहा है, याद आ रहा है, वो कह रहा है मेरा उससे डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कभी रिप्लाई नहीं करेगा आपको। और अगर आप उसको लिख के भेजेंगे कि भाई आपको क्या उसके इतने पैसे लेने हैं, तो वो तो बोलेगा वाह यार वो तो मान गया। और अगर उससे डिस्प्यूट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे उससे पैसे लेने हैं और वो देने को मना कर रहा है, तो वो कभी नहीं लिख के देगा, वो तो जीरो लिख के देगा आपको हमेशा। तो क्या उस कंफर्मेशन का कोई फायदा होगा? नहीं। तो क्या ये उसकी वैलिड जस्टिफिकेशन है? ये तो वैलिड है ना कि मना कर रहा है, पर वो बोल रहे जब ऐसे ही दिल नहीं होता भेज के देने का, तो क्या ये वैलिड एक्सप्लेनेशन है? नहीं। उसके लिए फिर हम ऑल्टरनेटिव परफॉर्म करते हैं। तभी तो लॉ भी कह रहा है ना, इफ एनी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रिफ्यूजेस और फेल्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन द ओनर्स वेयर ऑफ विल लाई ऑन हिम, यानी अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसके ऊपर होगा कि तुमने क्यों मना किया। बात समझ आती है? तो लॉ ने यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए हुए कि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन वो कहीं से बच के नहीं जा सकता। बात क्लियर है? तो ये एक अंग्रेजी थी, तो मैंने कहा कि भाई ये बता दूंगा, जिसने ये ऑफेंस किया तो उस पर लेवल 3 की पेनल्टी लगती है। लेवल 3 में आई थिंक मुझे याद आ रहा है 5 मिलियन होता है और 5 लाख रुपए जो है पर डे की पेनल्टी हो रही होती है। तो अगर वो ऐसा करेगा तो उसको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सही है, पर आप एग्जाम में अगर लेवल 3 भी लिख देंगे तो बात एक ही है, पर लीज लाइकली है कि वो ये पूछे, ये बेवकूफ़ी कंपनी की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। हाँ ये पूछ सकता है आपसे कि ऑडिटर के राइट्स लॉ में क्या है, तो इस पर आप मार्क कर लेंगे यू हैव टू मेमोराइज दीज राइट्स। बात क्लियर है? तो ये लिख लो यहाँ पे जो काम की चीज़ है तुम्हारे, ये आपने याद करना है। मोहित शबीर कह रहे हैं सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर में एसएससीबी को कम्युनिकेट करना है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है जानी, और मैं वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सही है मोहित? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। इस तरह तो सर स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट के केस में भी पेनल्टी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना, पर हम पे आएगी उस पे आएगी, उस पे आएगी ना। स्कोप लिमिटेशन तो है इम्पोज बाय मैनेजमेंट, तो वो तो है ना, उस पर पेनल्टी तो अपनी जगह है, पर हम कह रहे हैं कानूनी तौर पे कहाँ से प्रोटेक्टेड है, वो ये सेक्शंस हैं। सही है? तो आपने याद कर लेना है क्या, राइट्स ऑफ ऑडिटर। सही है जी? अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और तुम्हारे काम की चीज़ है, और उसको मैं प्रूफ भी करूँगा। आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आज की क्लास में, मतलब वैसे यूजुअली बताई नहीं जाती, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और मैं एक इलस्ट्रेशन भी करवाऊँगा इसकी आपको। हाईली लाइकली के इस बार एग्जाम में आ सकता है, सुनना। हाईली लाइकली क्या है? एक आप ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, सही जी, एक आप रिपोर्ट देते हैं और वो रिपोर्ट का आयजा है 700, ऐसा ही है।
ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट इसने बताया, फिर इधर आते हैं। एक रिकॉर्ड एक जो आपकी रिपोर्ट है ना, उसका फॉर्मेट बताया आपको ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2000 आई थिंक 17 है या 2018 है, 18 है शायद। ये SECP की तरफ से। SECP ने कहा पाकिस्तान में रिपोर्ट दोगे ना, इसके तहत दोगे। अब आप बोलेंगे सर हमने जो अब तक किया है उसमें पास पेपर भी किए हैं। नहीं किए, अल्लाह की कसम खाओ किए ना। और पास पेपर के आंसर मैच भी होते तुम्हारे, होते नहीं होते, होते नहीं होते, होते हैं। आज तक एग्जामिनर ने ये सवाल नहीं पूछा कि बेटा ये बताओ इस रिपोर्ट के बीच में और इस रिपोर्ट के बीच में क्या फ़र्क है। तो ये तो मैं जब मुझे याद आया कि यार पाकिस्तान में तो मैं कोई और रिपोर्ट देता हूँ, ये पिछले बैच में भी नहीं कराया था मैंने, और अल्लाह का शुक्र है आया भी नहीं। अब मैं 100% कवरेज पे चला गया हूँ तो मैं करवा रहा हूँ। तो मैं कल, क्योंकि अच्छा हुआ मुझे फरियाद ने कहा कि सर करवाएं इसको लाइव, तो मैंने कहा चलो सही है, फिर उस एक्सटेंट तक लेके जाता हूँ उसको। जब मैंने उसको मॉनिटर किया मैंने बोला यार ये भी तो पूछ सकता है, वो किसी दिन दिमाग घूमे, बच्चा तैयारी करके जाए कि भाई क्या इस पर ओपिनियन मॉडिफाई होगा, क्वालिफाई होगा, वो बोले ये तो साइड में, ये तो पूछ ही नहीं रहा मैं। ये बता दो पाकिस्तानी रिपोर्ट में और आयजा की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, आ सकता है सवाल। तो इस पर हम लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूछ सकता है, क्योंकि आज तक उसने ये मस्ती नहीं की है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे ना करे, कर सकता है। तो किसी का फोकस ही नहीं गया ना, क्योंकि ये कोने खांचे में लिखा हुआ है कहीं ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018, ऑडिटर्स की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन कि हाउ द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट इन पाकिस्तान। तो वो बात हमें याद होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम तो ज़माने से मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे तो पता होनी चाहिए ना ये बात कि इनके कोर्स में आना चाहिए। एक लाइन लिखी हुई थी बस, वहाँ से पकड़ लिया मैंने कि तुम्हारे कोर्स में। तो वहाँ से मुझे बात क्लियर हुई कि भाई जिस दिन उसका दिमाग घूमा तो बच्चा तैयारी करके जाएगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी देनी है नहीं देनी है, वो बोलेगा भाईजान सब साइड में, सिर्फ इतना बता दो कि दोनों की रिपोर्ट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार SECP ने ये मस्ती की क्यों। SECP ने ये मस्ती इसलिए की, देखो भाई का कनेक्शन देखो लॉ से कैसा है। क्योंकि मैंने जब सबसे पहले अपना पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैंने एक बैच लॉ का पढ़ाया था पहले, तो तब से चीज़ें याद भी हैं, तो मैंने कहा चलो उसको वापस से रिवाइव करते हैं। खैर, अब मैंने कहा SECP की जो रिपोर्ट है, जो SECP कह रहा है पाकिस्तान में दो, और जो आयजा की रिपोर्ट है उसमें फ़र्क इसलिए है क्योंकि ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर में कुछ फ़र्क है, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर में कुछ फ़र्क है। इस वजह से फ़र्क है क्योंकि SECP मुझे अपने कानून में, कंपनीज एक्ट में ये कह रहा है कि आपने इन एडिशनल चीज़ों पे रिपोर्ट करना है, इन एडिशनल चीज़ों पे रिपोर्ट करना है। तो फिर पाकिस्तान में सारे ऑडिटर्स EY जो भी है वो सब परेशान थे कि इन चीज़ों पे रिपोर्ट करना है, तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। जो आप एडिशनल बातें मुझे कह रहे हो, इनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, कहाँ पे फेंकूँ उसको मैं, वरना तो रिपोर्ट का तो फॉर्मेट ही बेरा गलत हो जाएगा। रिपोर्ट तो होती है स्टैंडर्डाइज है ना, कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सब समझ पाए। तो आप बताएं मुझे, SECP आप बताएं कि मुझे आयजा की रिपोर्ट में कहाँ कहाँ ये चीज़ें ऐड करूँ जो एडिशनल आप बता रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई, आयजा की रिपोर्ट अपनी जगह है, तो जिसने याद की है दैट इज़ वेरी गुड। और अगर मैं एडिशनल बता दूँ तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर वो आपसे पूछे मैं आपको तरीका कार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट को अपना लेना, पहले दोनों रिपोर्ट्स को प्रॉपर रीड करना। मैं आज दोनों दे दूंगा आप लोगों को, गिव इट अ रीड। क्योंकि देखो एक हो सकता है 10 नंबर का सवाल पूछ ले, फ्री के नंबर होंगे, उसका तरीका कार क्या है पता है पकड़ने का उसको। ये जो ड्यूटीज़ है ना, ये याद कर लो, यही तो चीज़ें रिपोर्ट में छुपी हुई हैं। पर अगर एग्जामिनर मुझ जैसा खपती हुआ, वो पता है क्या बोलेगा, रिपोर्ट में छुपी हुई है ना, बताओ किस सेक्शन में कौन सी आएगी, तो वो पूरा हो गया। यानी एक तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है कि ये ड्यूटीज़ को याद कर लूँ,
कौन सी ड्यूटीज एडिशनल, जो एडिशनल मुझे रिपोर्ट करना है। दूसरा सवाल क्या आएगा, चलो एडिशनल तुम्हें ये रिपोर्ट करना है, बताओ उसकी प्लेसमेंट कौन से पैरा में होगी, क्या पूछ सकता है? यस। एक लाइन लिखी हुई है यार, उससे मुसीबत पकड़ में आ गया कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो याद है पाकिस्तान में तो हम देते ही ये वाली हैं, और आज तक उसने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि आज तक आप देखें आपके सजेस्टेड सोल्यूशन में आप तो सिर्फ ये करते हैं ना कि ओपिनियन में क्या होगा, मैं अच्छा उसने भी यही कहा हुआ है कि इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर वगैरह सब उसके लिए वो है, पर उसने कुछ एडिशनल बातें बताई हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये बात क्लैरिटी है, पक्की बात है? चलें जी। सर ये वो है ना जिसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी है, ज़कात वाला भी है, पर उसके अलावा भी है। एक याद एक पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट्स मेड वाज फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस, ये था ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द, ये चार चीजें हमें पता है कहाँ आती हैं, इसके अलावा जो दो तीन चीजें वो भी सीख लेते हैं तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है, आपको क्लैरिटी आ रही है, मतलब हम डिटेलिंग में जा रहे हैं पर ये तो समझ आ रहे हैं ना कि इसकी वजह क्या है, कि दोनों रिपोर्ट्स में फ़र्क है, वो इस वजह से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। क्लैरिटी है? आगे चलें। हमने कहा पहले तो उसने फजूल बात की है, मैं उसको फजूल इसलिए कहता हूँ कि वो कह रहा है आपको ऑडिट कंडक्ट करना है आयजा के तहत, पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत ऑडिट होता है। ये रहा जी, ये हमने कर लिया, हमने बोला इसमें कोई हमें पंगा नहीं है। A company's auditor will conduct audit and prepare his report in compliance with the requirements of IASA as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP ने जो अडॉप्ट किया हुआ है। चलें आगे, फिर कह रहा है कंपनीज ऑडिटर must carry out such examination to enable him to form an opinion as to, अब इधर देखना, whether adequate accounting records have been kept by the company and returns adequate for their audit have been received from the branches not visited by him। अच्छा ये कोई ओपिनियन की या रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपने इस हद तक काम करना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो ऐसी एग्जामिनेशन करे जो कि उसको इनेबल करे कि वो ओपिनियन फॉर्म करे कि एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या उनके पास अवेलेबल थे, चाहे वो किसी ब्रांच से उठ के क्यों ना आए हों। बात समझ आ रही है? वो तो सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा, वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए क्या वो उन सबूतों के तहत बने हुए, एफएआर के तहत बने हुए, सेल रजिस्टर के तहत बने हुए। तो उसने तो पहले आपको बोल दिया ये ऑडिट करने का तरीका है, पर क्या इसमें पूरा आयजा छुपा हुआ है? नहीं, वो तो बोला आयजा के तहत ऑडिट करना, पर उसने कानून ने सिर्फ ये लिख के दे दिया आपको इस तरीके से ऑडिट करना कि आपके फाइनेंशियल्स आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, बस उसने ये बता दिया। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल बात है, ये सिर्फ एक क्या बात है, नॉलेजेबल बात है, नॉलेज की बात है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रीड भी कर दिया ना वापस से। वो बोल रहा है इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, इस तरीके से काम करना कि आपको ये तसल्ली हो जाए कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसी के बेस पे क्या बने हुए हों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वही तो आपके सबूत हैं। अगर वो नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो उसके लिए तो पूरा आयजा है ना कि कैसे ऑडिट करना है, कैसे रिस्क असेस करना है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे देखो कहानी, कौन से वाले देखो, बोला हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एंड रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर देयर ऑडिट। यहाँ पे रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि जो आप ब्रांच से, अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 बैंक्स का ऑडिट कर चुका हूँ, पर उन 10 के 10 बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं एजेके में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो हम कश्मीर भी जाते थे, हम तो बोलते थे बहुत रिस्की है, जाना है वहाँ पे देखना है, तो जानबूझ के जाते थे हम लोग, रिस्क हो या ना हो, हम तो जाते थे, घूमना था फ्री में, सीधी सी बात है, क्लाइंट के खर्चे पे हम पहुँच गए। अब होता क्या था कि वो एजेके ऑपरेशंस अपने फाइनेंशियल्स वहाँ के रेगुलेटर को जमा कराने के लिए बनाता है। वो क्या एक प्रॉपर रिटर्न है, वो उसका पूरा रिटर्न है ना, जो कि हमारे पास एक रिटर्न की फॉर्म में आता है, और वो यहाँ पे आके क्या होता है, क्लब हो जाता है, तो बन जाते हैं पूरे एनबीबी के एफएस। एनबीबी के एफएस में 2 ऑपरेशन है, पाकिस्तान के ऑपरेशन, एजेके का ऑपरेशन। वो जो एजेके का ऑपरेशन का पूरा पैक है ना, ये उसको रिटर्न कह रहा है। एजेके, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो ऑपरेशंस है ना, उसके पूरे रिपोर्टिंग पैक को ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स, उसकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल, ये कानूनी अल्फाज है, बस है ये उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात क्लियर है? क्या हो गया, ब्रांच नहीं है, अलग से ऑपरेशंस हैं, वहाँ पे रिटर्न फाइल होता है अलग से,
वो टेरिटरी अलग है, क्लियर है, वो टेरिटरी अलग है, क्लैरिटी है, ओके। चलो ऐसे ऐसे यूबीएल है, यूबीएल की दुबई में भी ब्रांच है, यूनाइटेड बैंक की, तो क्या यूनाइटेड बैंक जो वहां कमाता है वहां पे टैक्स देगा ना, जो भी है, पर उसका एक रिटर्न आएगा पूरा यहाँ पे पैक, उसको मैं क्या कहूँगा, ब्रांच का रिटर्न है, तो वो आके यहाँ पे क्लब होगा ना, तो क्या उस पर ऑडिट नहीं करूँगा, उस पर सबूत नहीं लूंगा, क्योंकि अगर वो मिसस्टेटेड है तो मेरे एफएस भी क्या होंगे, मिसस्टेटेड होंगे। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि वो कह रहा है ये कर लेना, इसको बताने की नीड नहीं है, मुझे पता है कि 10 ब्रांचेस होंगी, पाकिस्तान में होंगी, हर एक ब्रांच का अलग अलग रिटर्न होगा, वो आके क्या होगा, कंसोलिडेट होगा एक ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो वो कह रहा है रिटर्न्स इतने एडिक्वेट होने चाहिए कि आके जमा हो तो आप उसको ऑडिट करने के काबिल हो। इसको रीड कर लेता हूँ एक बार फिर तुम्हारे लिए, वेदर एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, यानी एक तो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ने सही रखे हुए या नहीं रखे हुए, दूसरा एंड रिटर्न एडिक्वेट फॉर दियर ऑडिट हैव बीन रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस, बात समझ आई, विच हैव नॉट बीन विजिटेड बाय हिम, यानी हो सकता है कि भाई जब मैं वहां पे ब्रांच पे खुद जाके नहीं ऑडिट कर रहा, पर वहां से रिटर्न तो मंगवा सकता हूं ना, और यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्लैरिटी है। तो ये नहीं भी बताता वो, तो बात खुली थी, समझ आती है मुझे कि मुझे एविडेंस तो पूरे एफएस पे लेना है, एविडेंस एफएस का मतलब हेड ऑफिस भी है और ब्रांचेस भी हैं, तो उसने वो क्लैरिटी या क्लैरिफाई किया, तभी तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेटिव बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी है। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्लैरिटी है, जल्दी से बताओ। और फिर वो कह रहा है, अब तुमसे पूछता हूं मैं, फिर वो कह रहा है दूसरी बात, जब उसने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स रखे हुए ना, अब ये मेक श्योर कर लेना कि यही एडिक्वेट रिकॉर्ड्स और यही ब्रांच के रिटर्न्स के बेस के ऊपर क्या बने हुए हों, एफएस। रीड कर लेते हैं दूसरी बात, वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। बात क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्या वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रिटर्न से टाई हैं या नहीं है। तो पहले उसने बोला, पहले देखो वो रखे हुए नहीं रखे हुए, रखे हुए तो उसके तहत एफएस बने हुए या नहीं बने हुए, क्लैरिटी है ऑनलाइन वालों और आप सब, कोई इशू, पक्की बात है। चलें जी, इसमें बारीकी थी तो मैंने कहा हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर आगे। फिर वो बोल रहा है कि जब तुमने ऊपर वाला काम कर लिया, अब आप बराए मेहरबानी मुझे रिपोर्ट कर दें, मुझे मतलब मेंबर्स को। आ जाए जी, देखते हैं। वो कहता है ऑडिटर विल हैव टू मेक आउट अ रिपोर्ट टू द members of the company on the accounts and books of accounts of the company on every financial statements and on every other document forming part of such statements including notes, statements और schedules, schedules का मतलब है disclosures की बात कर रहा है, which are to be laid before the company in annual general meeting and report will state। वो कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स और डिस्क्लोजर सब आ रहे होते हैं। बोलते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है जो कि एजीएम में ऑथराइज फॉर इशू के लिए रखा जाता है, यानी अप्रूवल होता है ना एजीएम में मेंबर्स का, उनके सामने रखा जाता है ना कि भाई पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करते हैं कि भाई हमने अप्रूव कर दी एफएस, और फिर एजीएम के अंदर उसको पेश किया जाता है कि भाई ये फाइनल एफएस हैं। तो वो कह रहा है वो अकाउंट्स पे तुम ऑडिट करोगे, उस पर रिपोर्ट दोगे जो पूरे एजीएम में प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसके अंदर बैलेंस शीट भी है, पीएनएल भी है, कैश फ्लो भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है, नोट्स भी हैं और उसके पीछे डिस्क्लोजर्स भी हैं, जिसको वो स्टेटमेंट्स का नाम दे रहा है। बात क्लियर है। ये सारी चीज़ों पे हमें रिपोर्ट करनी है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, उसमें से कुछ आप बताएंगे जो आपको पता है और कुछ मैं बताऊँगा जो एडिशनली जाना है। इधर देखिएगा, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों आप बता सकते हो, वेदर और नॉट दे हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statements। पहले यहां तक पढ़ते हैं इसको, सही है। यहां तक मैंने क्या कहा, whether or not, ये ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखना है, ये ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखना है, whether or not they have obtained वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो कि उनकी नॉलेज में, उनकी नॉलेज में और बिलीफ में नेसेसरी थी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। यानी वो कह रहा है कि भाई अब ये रिपोर्ट में लिख के दो कि हमने वो सारी इंफॉर्मेशन ले लिए जो कि बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ
हमें लेनी चाहिए थी ओपिनियन देने के लिए। क्या ये बात तुमने आयजा 700 में कहीं देखी है? नहीं देखी। पूरी रिपोर्ट खोल के देख लो, कहीं नहीं है। पूरी रिपोर्ट खोल के देख लो, कहीं नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी रिपोर्ट खोल के देख लो, कहीं भी नहीं है। तो सर इसके लिए आपने सुनना मेरी बात, इसके लिए आपने इसको ओपिनियन के सेक्शन में डालना है। ये वो एडिशनल बात है। अच्छा, आप जरा इसको रिफाइन करते हैं थोड़ा सा। आप क्या करते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल सुकून से समझाता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाएं, सही है? ताकि आप जब देखेंगे ना दोनों पूरा बोलेंगे वाह यार सर आपने बताया था, वो कनेक्ट हो गया। इधर कोई तुम में से मुझे बच्चा ये बताया, तुम बताओगे जानिए आज, सही है? तुम मुझे बताओ, जब ऑडिट रिपोर्ट का हम पैराग्राफ लिखते हैं, ओपिनियन का पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, ओपिनियन, उसमें हम शुरू कहाँ से करते हैं? गलत। वी हैव ऑडिटेड, वी हैव ऑडिटेड से शुरू करते हैं। वी हैव ऑडिटेड दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी है, विच कंप्राइजेस बैलेंस शीट, पीएनएल, change in the equity, cash flow and notes forming part thereof and including summary of significant accounting policies। ये बताते हैं, यहां तक रुक जाते हैं, यहां तक। इसके आगे ये अल्फाज लिखने हैं, मुझे याद है इसलिए बता रहा हूं, इसके आगे ये लिख देना। बात समझ आ रही है? वी बिलीव, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of forming an opinion या audit। ऐसा ही है। अभी देखते हैं, मैंने सॉले से मंगवाया था, काश उस चर्सी ने मुझे भेज दिया हो। एक मिनट भाई, हम जरा यहाँ पे देखें। हाँ, ये रही रिपोर्ट, शुक्र है, पहली बार उसने ऐसा प्यारा काम किया है। इधर ओपिनियन को रीड करते हैं, ये स्क्रीन पे विजिबल है ना सबको? इधर ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, आपको आ रहा है ना इधर? हाँ जी, प्लीज सुनिएगा, शुरू से रीड कर रहा हूँ, सही है जी? अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, यानी ये वहां से ड्राइव हुई है। किसने इशू की है? SECP ने। आगे रीड करते हैं। वी हैव ऑडिटेड द अनेक्स्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है जी, ऑफ विच कंप्राइजेस द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या होगी? बैलेंस शीट, एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा तो किस लिए होगा? NPO में, ऐसा ही है ना? आगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड देन एंडेड एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। यहां तक रुक जाता है वो। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एंड वी स्टेट, हम ये बताते हैं, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। बात समझ आ गई? तो तुम्हें मैंने जो काम देना था वो यहीं करवा दिया। एडिशनल बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? प्लीज बता दो, कसम है तुम्हें। यस, ओके। आगे, यानी मैं इस पर टिक लगा दूं, हाईलाइट कर दूं? अच्छा, ये भी मैं करूँ? मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हें मार्क करके दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा, सही है? चल यार, तेरे लिए कर भी लेते हैं। अली हसन कह रहे हैं सर हम मेहनत नहीं करेंगे, सही है अली, ये कर लेते हैं हम, हाईलाइट कर लेते हैं आपके लिए। ये बोला खाली लेटे लेटे घर पे देखूंगा मैं ये। चलो जी, सही है भाई, यहाँ ले आए हम शक्तियों का इस्तेमाल करके। कहाँ से हाईलाइट करना है भाई? यहाँ से, सही है? क्लैरिटी है? चलें जी, ओके, शुक्रिया बोल रहा है, ओके। आगे ये भी तुमने बताना है कि क्या ये ऑलरेडी कवर्ड पॉइंट है या नहीं। आज की क्लास वैसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम लॉ से कनेक्ट कर रहे हो ना, कि तुमने कभी इतना डिटेल में इस पैराग्राफ को कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, और अगर कंपनी लॉ के पेपर में ये सेक्शन है तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा। ये सेक्शंस नहीं है कंपनीज एक्ट में। अच्छा, बेवकूफ़ी है कि ये रहने देने चाहिए, ये चलो ये यहाँ भी डाल दिया, पर इससे पहले वाले जो है ना वो वहाँ रहने देने चाहिए, क्योंकि वो कंपनी से जो पर्टेन करते हैं। ये किससे पर्टेन करते हैं? ऑडिटर से।
तो हमारे वाले हमारे पास होते, उनके वाले उनके पास होते, बट खैर अब वो भी हमारी झोली में आ गया तो हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ। इधर whether or not in their opinion, whether or not in their opinion proper books of accounts as required by the act have been kept by the company। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यानी तुम बताओ क्या ये हमने रिपोर्ट में कवर किया हुआ है सोच के? हाँ, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स, यस, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। तो ये हम कह रहे हैं कि ये भी इस लॉ की रिक्वायरमेंट है, बट ये रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स है। अली हसन सही है, इसको भी लिख दिया हमने। यहां तक क्लैरिटी है? दो बातें हो गई, दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे, अब आगे सुनिएगा। वेदर और नॉट इन दियर ओपिनियन, दियर मतलब ऑडिटर के ओपिनियन में, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तुमने अभी कहीं पढ़ा था? हाँ जी, अभी जो हम रीड कर रहे थे ना, चलो, यानी ये अभी हमने कहीं और नहीं देखा था अभी तक रिपोर्ट में, हम वापस चलते हैं यहाँ पे। सही जी, ये देखिएगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, यहाँ पे ये रहा। ये देखना, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द फाइनेंशियल पोजीशन, प्लीज सुनिएगा, द फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, statement of changes in equity, statement of cash flow together with the notes forming part thereof confirm with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan। ये बात आपको उस वाले ओपिनियन में कहीं भी नहीं दिखी थी। बोल रहा है कि ये बता दो कि ये जो चीजें हैं आपकी, कि भाई वो कंफर्म कर रही हैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से जो कि एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है। यानी बात समझिएगा, वो क्या ये रहा है कि ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं ना, इसमें जो बैलेंस शीट बनी है, पीएनएल बना है, कैश फ्लो बना है, नोट्स बने हैं, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी बने हुए हैं। यानी वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एप्लीकेबल हैं इन पाकिस्तान। कितने लोगों को FAR 2 का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद है, जिसमें याद है 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स थी? 5th शेड्यूल आपको ये कहता है कि आप जो है जो अकाउंट्स बनाते हैं वो IFRS के तहत बनाते हैं, और कंपनीज एक्ट के तहत, प्रोविजन एंड डायरेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत भी बनाते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, प्रिवेल कौन करता है? तो इस पूरे को हम कहते हैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल इन, तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान इज IFRS एंड कंपनीज एक्ट। तो देखो वो क्या कह रहा है, वो कह ये रहा है कि जो ऊपर जितनी भी चीजें हैं, सही जी, कंफर्म विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। और फिर आगे क्या लिख रहा है, एंड गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017 इन अ मैनर सो रिक्वायर्ड। और आगे क्या कह रहा है, आगे उसने आइजर 700 उठा लिया, एंड रिस्पेक्टिवली गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। अच्छा, अब ये वाली बात भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये लॉ से ही निकली हुई, ये पूरे लॉ के अल्फाज हैं, ये पूरे किसके अल्फाज हैं? लॉ के अल्फाज हैं। एक एक करके रुकिएगा, एक एक करके दिखाता हूं। इधर मैं इसको आगे ले जाऊं, ये माशाल्लाह हमारे भाई ने 2 बार लगा दिया, हमने इसको लगाने को दिया था। 1 मिनट रुकना बस, मैं इसका बकाया हिस्सा निकाल लूं। एक मिनट जानी, बस मैं वो निकाल लूं। ये तुम अभी सिखा दोगे मुझे और ये बता दोगे, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं खाली लॉ के एक एक उससे तुम्हें कंफर्म करना चाह रहा हूँ। ये रहा, वो ये वाला पैरा है जो अभी तुमने पढ़ा ना, वो ये रहा, प्लीज़ देखिएगा, ये रहा। अभी खाली उससे मैच कर लेना एक बार। वेदर और नॉट
in their opinion and to the best of their information according to the explanation given to them. The said accounts give the information required by this act in a manner so required and give a true and fair view of statement of financial position, the state of affairs of the company. क्या ये तुम पढ़ रहे थे यहाँ पे? ये रहा, ये वाला पूरा पैरा यही था. इसको आसान से याद करने का तरीका क्या है? आप सिंपल ये बोलें कि अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ये जो बैलेंस शीट पीएनएल जितनी भी चीज़ें हैं ये कंफर्म करती हैं अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से, और बनी हुई है कंपनीज एक्ट के तहत, बनी हुई है कंपनीज. क्या ये वाला ओपिनियन और तुम्हारे आइजा 700 के ओपिनियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? यस. वहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे कह रहा है एक एक पे लिखो कि ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत बने हुए, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस कर रहे हैं, और स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, पीएनएल का भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, कैश फ्लो उसका भी. ये देखो क्या लिखा हुआ आगे, इसको रीड कर लेते हैं. मैं रिपोर्ट रीड कर रहा हूँ वापस, यहाँ से मैं वापस से इसको हाईलाइट हटा के ना यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. देखो, एंड गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट इन अ मैनर सो रिक्वायर्ड, यानी जिस तरीके से कंपनीज एक्ट ने मांगी है. यहाँ पे क्लैरिटी है. आपको याद होगा ना कंपनीज एक्ट में एक और चीज़ भी तो मांगता है. कंपनीज एक्ट याद है आपको, कहता है पीपी के केस पे अगर कोई एसेट की बुक वैल्यू आपकी टोटलिटी में 5 मिलियन से ऊपर है और उसका इंडिविजुअल अमाउंट 5 लाख से ऊपर है बुक वैल्यू, तो आपने क्या करना होता है उसके ऊपर कि आपने उसके डिस्पोजल को अलग से बताना होता है कि किसको बेचा, कितनी कॉस्ट थी, कितना गेन आया. याद है? पर क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपकी आईएफआरएस में है? तो यही तो बोल रहा है कि कंफर्म विद द कंपनीज है, ये भी लिखो. क्लैरिटी है? नया गेम है. आगे सुनो, इधर देखो, एंड रिस्पेक्टिवली गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ. प्लीज सुनना, हम वहां पे लिखते हैं गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ. यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, दिस इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सरप्लस और डेफिसिट कब आएगा? एनपीओ में. एंड द चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर इज एंडेड. तो यहाँ पे ओपिनियन को फॉर्म करने का तरीका ये है, तो वो ये वाला पैरा है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम लोगों के लिए ओपिनियन का कौन सा पैरा? सेकंड पैरा. क्लैरिटी है? तो ये आपकी मैपिंग हो रही है उससे कि वहाँ पे ये लिखना होगा. तो सर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये मैं रिपोर्ट भी दे दूँगा, उसको भी याद कर लेना, कि हो सकता है वो आपको बोले कि भाई अगर इस रिपोर्ट में आप लिखते तो उसका ओपिनियन का पैरा लिख के दे दें, तो फिर आपको ये याद होना चाहिए. अल्टीमेटली ड्राइव कहाँ से हो रहा होगा? लॉस है. क्लैरिटी है? पक्की बात है. अब मैं वापस उस पैरा पे आ गया, ये वाला था ना सी वाला पैरा, ये इसको पिक करता हूं. नहीं देखो, याद वाले सवाल नहीं आते रिपोर्ट में अब तक. अब ये भी लिखना होगा रिपोर्ट में, क्वेश्चन आएगा या वो कंपनीज एक्ट का जिक्र करे तो ये नहीं. अब देखो फॉर एग्जांपल सुनतला का सवाल ये कि सर क्या ये भी लिखना होगा? देखो वैसे आपको सवाल क्या आता है? सवाल आपको ये आता है कि इस सिचुएशन में आपके रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट होगा. अगर आपको एग्जामिनर लिख के दे कि आप बताएं कि ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के तहत अगर रिपोर्ट होती तो वो रिपोर्ट कैसे लिखी जाती, ओपिनियन कैसे लिखा जाता, तो फिर आप इसका रास्ता अपनाएंगे. अदरवाइज वही वाला जो हमने किया हुआ. क्लैरिटी है? इफ एनी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द लॉ देन उस पर अदर मैटर पैरा देते हैं. अब ये उसमें बताएंगे कि एससीसीपी की रिपोर्ट दी है हमने. नहीं ये बात नहीं समझा मैं तुम्हारी फरिया, ये बात नहीं समझा मैं तुम्हारी. अच्छा खैर, जब तक आप बता रही हैं फरिया इधर सुनना. ये जो पॉइंट सी है ना, ये पता है किसका पार्ट है? वेरी गुड. अदर रिपोर्टिंग ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ना, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी
मैटर्स, ये दूसरा पॉइंट होता है उसका, याद आ रहा है? पहला क्या होता है, कौन सा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बोलते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बने, क्या वो ड्रॉन अप विद कंफर्मिटी है या नहीं है, तो ये वाला पॉइंट है, सही है। अच्छा, अब हबीबा कह रही हैं, शायद वो ये कह रही हैं कि अब हम आयजा वाली रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में ये बताएंगे कि SACP की ये रिपोर्ट बनाई है हमने। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। देखें, आप रिपोर्ट तो देते ही है ना पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में रिपोर्ट यही देते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने एग्जाम में अगर वो बोलता है ना ओपिनियन का पैरा ड्राफ्ट करके दो, पर इन अकॉर्डेंस विद आयजा, तो आप इसको भूल जाएं, कटा दें उसको। वो बोले ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के तहत बताओ, तो फिर ये लिखना, ये वाला कुछ भी ना लिखाओ तो आयजा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना लिखाओ, तो फिर आप अजम्पशन लिख देना कि सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट आई एम अज्यूमिंग दैट एज पर स्टैंडर्ड्स, सही है, तो लिख देना, अपने इसको कवर कर लेना ना, आपको नंबर तो पूरे मिलेंगे, सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों ये बात समझ आ रही है? सही है, दोनों बातें बता दी हैं मैंने कि कब कौन सी सिचुएशन में क्या अप्लाई करना है। चलें, गुड। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये भी बात समझ आती है, ये तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स, और ये ज़कात वाला, वेरी गुड। तो हमने कहा भाई ये भी आ गया, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स, बात याद रहेगी अब। तो मैंने आपको ये जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी रिपोर्ट से मैप भी करा दी, रिपोर्ट चिपका भी दी है, कोई मसला, पक्की बात है। लेकिन जैसे अदर इंफॉर्मेशन का पैरा देते थे तो कोइंसाइड विद डायरेक्टर रिपोर्ट, तो SACP की रिपोर्ट से कोइंसाइड करने के लिए अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, देखो देखो देखो, एक चीज़ फरिया, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। वो कह रही हैं कि अदर इंफॉर्मेशन का पैरा, देखो हम अदर इंफॉर्मेशन का पैरा कब आता है पता है? जब पहले तो मैंने कहा था अदर इंफॉर्मेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये क्लियर की थी। दूसरी चीज़, अदर इंफॉर्मेशन पहले ये समझो होती क्या है। अदर इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर लगती है, फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं होती है, फाइनेंशियल्स के ऊपर लगती है, इसको हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। हम अपनी रिपोर्ट में चाहे मैं ये SACP वाली रिपोर्ट दूं, चाहे मैं आयजा वाली रिपोर्ट दूं, अदर इंफॉर्मेशन का पैरा आता है सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि मैंने अदर इंफॉर्मेशन पे कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो चाहे ये रिपोर्ट दूंगा इसमें भी अदर इंफॉर्मेशन आएगा, वो रिपोर्ट दूंगा उसमें भी अदर इंफॉर्मेशन आएगा, पूरी रिपोर्ट बाकी सेम है, जो चेंजेस थे वो मैंने बता दिए। बात समझ आ रही है? की ऑडिट मैटर आएगा, चाहे ये दूं चाहे वो वाली रिपोर्ट दूं, ऐसा है ना। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आएगा, चाहे ये रिपोर्ट दूं चाहे वो रिपोर्ट दूं, बिल्कुल आएगा। EOM आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ, भाई बाकी सारी चीजें सेम है। आपने जो डिफरेंस था वो मैंने सिखा दिया तुम्हें, इस बात पे खुश हो ना कि मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दिया, तुम्हें बैठ के समझा दिया कि ये जो ओपिनियन के पैराग्राफ के फर्क हैं और अदर, तो मैंने तो आपको पूरा लॉ से मैप कर दिया कि रिपोर्ट में कहाँ जाके गिरा है वो। बात क्लियर है? तो रादर देन मैं आपको बोलता दोनों रिपोर्ट लो, मैच करते तो दिमाग की चटनी बन जाती। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कौन सा पैरा कहाँ पे जाके पार्क हुआ है, क्लियरिटी है। चलें जी, अच्छा फरिया अब बात क्लियर है? यस। फिर जो एंगेजमेंट लेटर में फॉर्म ऑफ रिपोर्ट लिखते हैं, हाँ ये सवाल अच्छा है। जो रिपोर्ट में, जो एंगेजमेंट लेटर में हम बताते हैं ना फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, मैं आपको अपनी फर्म का एंगेजमेंट लेटर दिखाऊंगा ना, उसमें हम लिखते हैं ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के तहत। हम क्या लिखते हैं? ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के तहत। बट अगेन आप जब एंगेजमेंट लेटर की बात करेंगे अपने पेपर के अंदर, तो आप बोलेंगे वहां पे सिर्फ आपको ये बताना होगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे बताना चाहिए। पर इफ एज पर SACP वी विल रेफर टू ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, पर इफ एज पर आयजा वी विल रेफर आयजा 700। ये फर्क है, जिस फॉर्मेट की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से।
और फिर हम ये भी तो बताते हैं कुछ हालात वाकया चेंज हुए तो हमारी रिपोर्ट का फॉर्म क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लिखते हैं ना उसके अंदर। और वो हालात वाकया तो कुछ भी हो सकते हैं ना, मटीरियल अनसर्टेनिटी, EOM, अदर मैटर, कोई ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए, वो सारी चीज़ें लिखते हैं उसमें। क्लैरिटी है, पक्की बात है। हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ। इसको रीड करते हैं, पक्की बात है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना भाई। ओके जी, तो ये तो हमने कर दिया यहाँ पे, ये वाला काम खत्म। हाँ भाई, अब तुम लोग मुझे अगर इसकी आज्ञा दो, तुम लोग मुझे बताओ, अब ये जो है ना क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसका मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है प्रीमियम, जो मैंने दिया भी था। जो नहीं किया हुआ था वो मैंने करा दिया, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, जिसमें एक बड़ा क्रिटिकल था जो मुझे वैसे भी कराना चाहिए था, जो आज कराया मैंने, तो वो कवर हो गया। ये देख लो कि ये वाला क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है। क्वालिफिकेशन ऑडिटर में तुम्हें आइडिया दे देता हूँ है क्या। सिर्फ क्वालिफिकेशन में ये है कि लॉ के हिसाब से कब बंदा ऑडिटर बन सकता है, कब बंदा नहीं बन सकता, और वो बड़ा समराइज वे में, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। वो कहता है अगर एक बंदा बैंक से लोन लेके बैठा हुआ है, बैंक से, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके बैठा हुआ है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके बैठा हुआ है, सही है जी। तो जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके बैठा हुआ है तो अलाउड है ना, नहीं है अलाउड, अलाउड है। पर इस पे कोड ऑफ एथिक्स थोड़ा सा पंगा डालता है। वो बोलता है अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है और फर्म के लिए वो लोन मटीरियल है, तो हो सकता है बैंक उसको धमकाए कि जल्दी लोन वापस कर, तो उसके कैश फ्लो के इश्यूज आ जाएंगे। पर लॉ अगर आपको इजाजत दे रहा है तो फिर कौन आके रोक देगा, कंपनीज एक्ट। कौन आके रोक देगा, कंपनीज एक्ट। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये देखो, ये केस आया हुआ, ये खातून है, मतलब फुल पर्देदार है, ये स्पाउस है किसकी, डायरेक्टर की, पर ये कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या ये ऑडिट कर सकती हैं, उस कंपनी का नहीं कर सकती, क्योंकि डायरेक्टर की कौन है, ये बेगम है, सही है जी। तो ये स्लाइड मैंने रमजान में बनाई थी तो मैंने इसलिए ऐसा रखा हुआ है, सही है जी। आगे हमने बोला कि भाई पर्सन इंडेप्टेड। अच्छा, एक बंदे ने पार्टनर ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पार्टनर ने लोन लिया हुआ है कंपनी से जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी बैंक नहीं है, तो क्या वो उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है, हाँ क्यों, सेल्फ इंटरेस्टेड। मतलब ये सारी बातें मैं तुम्हें ऑल टुगेदर वैसे भी सिखा चुका हूँ एथिक्स के अंदर, पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट करना आज जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला गेम है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, बिजनेस रिलेशनशिप भी मैं करा चुका था फर्म का कोड ऑफ एथिक्स में, वो सारी बातें एक बार सुनना लाजमी है तुम्हें। मैं खाली एक चीज़ सिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, एक ये नई चीज़ है उसमें, ये भी देख लो, मैं उसको देखना लाजमी है, देखो छोड़ना नहीं, बड़ा मिनिमल सा लेक्चर है वो, देख लेना एक बार। पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, यानी एक बंदा है जो फ्रॉड के अंदर मुलव्विस रह चुका है, फ्रॉड के अंदर मुलव्विस रह चुका है, और 10 साल अभी तक लैप्स नहीं हुए जब से कोर्ट का डिसीजन आया है, जब से कोर्ट का डिसीजन आया है, तो वो किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड। कन्विक्टेड मतलब नतीजा आ गया और उसको 10 साल अब तक नहीं हुए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बंदा है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, और अ पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट बीन लेफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, तो ये बंदा इस कंपनी का ऑडिटर और किसी का नहीं बन सकता। और इसमें ये भी है, पता है, अगर एक बंदा, तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि आगे सारी बातें तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड किया हुआ, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, क्योंकि तुम्हें तैयारी भी करनी है कल वाले उसकी सेशन की। हमने कहा कि भाई एक बंदा है, सही है जी, वो अगर इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता तो ना वो उसकी पेरेंट का बन सकता है, ना वो उसकी सब्सिडरी का बन सकता है। सब पे पाबंदी है, किसी पे अलाउड नहीं है। ये स्लाइड्स देखकर समझ आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही बस मैं आपको दे देता हूँ ना, सारी स्लाइड आपके लिए तो बनाई है, बैठिए वापस से, सही है। तो जी आई विश यू ऑल द बेस्ट कल के लिए। अब तुम लोग जब सारे सेशन अटेंड कर लोगे ना, तब तुम बोलोगे कि वाकई में ऑडिटर हो, तब तुम्हें सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए ग्रिप में। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। हम हर दिन सेशन लगाएंगे और हम हर दिन प्रैक्टिस करेंगे,
ताकि तुम्हारी लिखने की कैपेबिलिटी क्या हो, एनहांस हो। तो बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं कि तुम कितना किस हद तक पहुंच सकते हो। सही है जी। कल हमारी क्लास आई थिंक है 2 से, हाँ 2 से 3:30। सही है जी, चलें, गुड लक, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। प्लानिंग मैं करा दूंगा आपको, सही है, 15 मिनट में करा दूंगा, पहले सेशन चलने दो। प्लानिंग में कुछ भी नहीं है, वो वैसे भी सिखा चुका हूँ। प्लानिंग के अंदर क्या है भाई कि आपको कितना स्टाफ रखना है, कितना रिसोर्स रखना है। रिस्क होगा तो स्टाफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। टाइमिंग कम होगी तो स्टाफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये प्लानिंग है, ये मैं करा दूंगा। मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, बिल्कुल 15 मिनट का है, वो मैं खुद करा दूंगा। सही है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और प्लानिंग में एक और चीज़ सुन लो, चलो जाते जाते एक और चीज़ सुन लो। प्लानिंग में ये भी आता है ना कि आपको कितना स्टाफ चाहिए, किस कैपेबिलिटी का चाहिए, कितनी उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक एरिया ऐसा है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहाँ पे एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है अदर देन ऑडिट एंड अकाउंटिंग, क्या प्लानिंग में ये सोच लो कि क्या एक्सपर्ट हायर करना है, दिस कॉल प्लानिंग। तो ये सारी बातें आती हैं, खाली इसको एक जगह लाना है, वो मैं ले आऊँगा, उसकी टेंशन नहीं लेते। सही है, कल कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे मैं वापस बता देता हूँ। जानी मैंने बोला था रिस्क एंड रिस्पॉन्सेस। सही है, सही है फरिया, क्लियर है बात, जल्दी बताओ, आ गया हो तो। 100% कोर्स की कराऊंगा सब, और मैं आपको बोलूँगा कि आप आएँ फिज़िकल, मैं यहाँ पे जलील भी करूँगा, मैं पूछूँगा भी, पर उससे यकीन करो कभी भूलोगे नहीं कि तुम्हारी मतलब अच्छाई के लिए। तो इफ़ यू कीप ऑन मोटिवेटिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं पागल हो जाऊँगा प्रैक्टिस कराने में। हाँ, पर अगर तुमने डीमोटिवेट किया ना तो फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस तो करा दूंगा, फिर वो दिल नहीं मानेगा फिर मेरा। मैंने पूरे सेशन मेहनत की है, आगे भी करूँगा, खुद सवाल बैठ के बना रहा हूँ, तो सोचो फिर उसमें कुछ तो है ना। तो आओ मुझे गलत प्रूफ करो कि तुम्हें आता है। सही है, तो होप टू सी यू गाइस टुमारो हियर। तो मैं कितने प्रिंट निकलवा के रखूँ, एटलीस्ट मैं 100 प्रिंट निकलवा के रखूँगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 100 स्ट्रेंथ। सही है, निकाल के रखूँगा, आप देखते हैं। सही है, आकिब कह रहे हैं कि हमें कैसे जलील करेंगे वर्चुअल। सही है, चलो जी, ओके, कोई मसला नहीं फरिया, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।